अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 12 जो है 301 का क्लियर करेंगे। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हम आपको इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ इसी वीडियो के अंदर आपको उर्दू हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसका ये मकसद होगा कि आपके साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर किया जाए। उर्दू हैंडआउट्स देखने के बाद आपका ना सिर्फ अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, बल्कि इसी के साथ साथ जो आपका क्रिएटिविटी है, जो सेल्फ राइटिंग है, आप वो भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 12 पाक स्टडी का 301 का शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हाली तौर पर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोज़ बनाने में, तो हमें भी जो वीडियोज़ है इसको बनाने का फ़ायदा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। पाक स्टडी लेक्चर नंबर 12, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1945 एंड 1946। इस जो लेक्चर है इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि 1945 में और 1946 के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, किस किस तरह से चेंजिंग आई। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू द ब्रिटिश साउथ इंडियन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड ऑफर्ड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आफ्टर द वार। अब जो वर्ल्ड वार 2 हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, इंडियन मिलिट्री थी, उसने कोऑपरेट किया था हमारे साथ और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस कर दी थी उसने। वार के बाद जो जंग थी उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपने आइन में जो चेंजेस की थी वर्ल्ड वार 1 के बाद, तो उन्होंने वो चेंज कर दी थी, क्योंकि उनको कुछ हद तक अंदाज़ा हो चुका था कि मुसलमान ऐसी कौम है जो कि अमन चाहती है। दे डिज़ायर्ड, इन्होंने ख्वाहिश की टू एक्सपैंड द विक्ट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉर्ड वेवल अरेंज शिमला कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग जून एंड जुलाई 1945 इन विच ऑल द पोलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड बाय सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो शिमला कॉन्फ्रेंस है जून और जुलाई 1945 के अंदर हुआ था, उन्होंने इन विच जिसके अंदर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेटेड, जहाँ पर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया था और अपने जो रिप्रेजेंटेशंस थी, जो कि बयान करना चाहते थे, जो बताना चाहते थे गवर्नमेंट को, वो बातें इनसे शेयर की थी। जिन्ना एंड अब्दुल कलाम आज़ाद रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस रिस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि जून जुलाई 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन जो है वो मुस्लिम लीग को पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जिन्ना भी आपसे ऑप्शन में आ सकता है, अब्दुल कलाम आज़ाद भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्शंस की बात करें तो 1945 और 1946 के अंदर इलेक्शंस कौन कौन से हुए थे उसके नीचे पॉइंट्स देख लें। ओके, सेल्फ गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन लीडर्स। सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो इंडिया लीडर्स है वो कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। न्यू इलेक्शंस इन द विंटर, न्यू इलेक्शंस होंगे। अच्छा, ये इलेक्शन 1945 और 1946 के पॉइंट्स आपने याद रखना है, ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। फिर जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स हैं इन द प्रोविंसेस वो भी आप करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली टू बी कन्वेंस्ड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है वो कन्वेंस करेगी द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वे टू बी सेटल्ड। जहाँ पर जो बेसिस हैं यानी कि जो बुनियादी असूल हैं उसके ऊपर जो है उनको सेटल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी सेटअप, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेटअप किया जाएगा। इट विल हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर पार्टीज़, और ये मेजर पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी जो दो आगे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ऊपर, इसको हम अगर उर्दू हैंडआउट्स में देखें तो ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके उर्दू हैंडआउट्स हैं, देख लें यहाँ से। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चूँकि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा देर तक ये नहीं दिखा सकता, इसकी वजह से वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो काइंडली आप यहाँ से खुद पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वो पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंतखाबात हुए थे, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद इसको उर्दू में भी देख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है उसे कवर करना लाजमी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्शंस क्या हुए थे। द मुस्लिम लीग स्टैंड वॉज वेरी क्लियर। अब जो मुस्लिम लीग थी उसने बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड किया था। ML इज़ अ सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम एंड पाकिस्तान इन द अल्टीमेट गोल। अब जब मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छी तरह क्लियरली स्टैंड लिया, तो अब यहाँ से ये बात जो है वो देखी जा सकती थी कि जो पाकिस्तान है वो अब
बेहतरीन फॉर्म में बनाया जा सकता है। द मुस्लिम लीग लॉन्च द मैसिव companion of these destinations. The Islamic slogans become massively popular. In this way, the struggle for the establishment of the Pakistan was motivated on the basis of Islam. अब इसका कहने का मकसद यहाँ पे ये है, जो ओवरऑल इसने बात की है पूरे टॉपिक में, वो ये है कि अब यहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में जो क्लियरली फतह जो हुई थी वो मुस्लिम लीग को हुई थी। और मुस्लिम लीग ने अपने जो पॉइंट्स रखे थे गवर्नमेंट के सामने वो ये रखे थे कि अब हमें पाकिस्तान की एक ऐसी रियासत चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हो, और वहाँ पर इस्लामी असूलों के मुताबिक तमाम तर जो सिस्टम्स हैं वो राइज होंगे। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन दिसंबर 1945 द इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर वर हेल्ड एंड द मुस्लिम लीग वॉन ऑल 30 मुस्लिम सीट्स। जो दिसंबर 1945 के अंदर जो इलेक्शन थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो है हेल्ड करवाए थे, और मुस्लिम लीग जीत गई थी ऑल 30 सीट, यानी मुसलमानों के पास जो थी वो 30 सीटें उस टाइम मौजूद थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब यह है कि कौमी असम्बली के अंदर मुसलमानों के पास 30 सीटें मौजूद थी, और इन 30 सीटों में से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग जो है वो फतह कर गई थी। द कांग्रेस वॉन 57 सीट, और जो कांग्रेस है उसने 57 सीट्स को फतह किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले दफ़ा भी क्विज़ में बहुत ज़्यादा MCQs पूछे गए थे, हमने अपने स्टूडेंट्स को पिछली दफ़ा भी करवाए थे, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो मटेरियल मौजूद नहीं है। तो अब हम आपको लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये करवाएंगे। देखें जी, इन द प्रोविंशियल इलेक्शन, जो प्रोविंशियल इलेक्शन है उसके अंदर मुस्लिम लीग ने किस तरह फतह की थी। पंजाब ने 79 सीट्स को फतह किया था आउट ऑफ 86 मुस्लिम सीट्स। जो बंगाल है उसने 113 सीटों को फतह किया था, जबकि टोटल सीटें वहाँ पर 119 थी। सिंध के अंदर 28 सीट्स थी और जो फतह की थी, और टोटल सीटें वहाँ पर 35 थी। और NWFP के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 17 सीटें थी, जो कि हमने 17 हमने जो थी वो विन की थी 38 सीटों में से। ओके, अब आगे चलते हैं जी। मुस्लिम लीग ने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, वही बात है जो हमने ऊपर देख ली है। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं यहाँ पर। अब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 के अंदर करवाया गया था। द ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट सेंट अ मैसिव टू फार्मुलेट सम एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट सर पैथिक लेवर्सनेंस या लॉरेंस भी पढ़ सकते हैं इसको। स्टेफर्ड क्रिप्स है और A.V. अलेक्जेंडर ने क्या किया था, deliberated with the governors, members of the executive council and then the Indian political leaders on different proposals। अब कैबिनेट मिशन के अंदर ये जो हमने नाम पढ़े हैं, इन तमाम तर जो मेंबर्स हैं इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर के तौर पर जो है डिफरेंट प्रपोजल्स किए थे, डिफरेंट जो ख़त है वो लिखे थे। मौलाना आज़ाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस स्ट्रेस टू इस्टेब्लिश फेडरल गवर्नमेंट एंड जिन्ना रिपीटेड द टू नेशन थ्योरी एज अ यूनिवर्स रियलिटी। अब कैबिनेट मिशन के अंदर मुसलमानों ने दोबारा से टू नेशन थ्योरी को दोहराया था। टू नेशन थ्योरी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसका अनुमान ये था कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, जिसमें से एक बड़ी कौम मुस्लिम है और दूसरी बड़ी कौम हिंदू है, और इनके जो आपसी मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो एक दूसरे से इस कदर जुदागाना है कि ये दोनों कौमें एक साथ एक ही मुल्क में नहीं रह सकती। फिर ऑन अप्रैल 1946 ऑल द न्यूली इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर्स प्लग्ड इन द दिल्ली कन्वेंशन टू शेल्टर द हिंदूज ड्रीम ऑफ द यूनाइटेड इंडिया। अब जो 19 अप्रैल 1946 को है वो ये कह रहे हैं कि अब 19 अप्रैल 1946 को जो न्यू इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी मुसलमानों ने अच्छे तरीके से जो है वो विन किया था, और जो यूनाइटेड इंडिया था, मतलब कि जो इंडिया है उसको जोड़ के रखा जाए, जो हिंदुओं का ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका था। इन द सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस है जो कि मई 1946 को हुआ था, एज MCQs आपसे पूछा जा सकता है। द मुस्लिम लीग विश्ड टू लेजिस्लेचर असेंबलीज विद एंटी मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टीज फेवर्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब जो दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ये विश किया गया था, ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि जो दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनको एंटी मुस्लिम लीग पार्टीज़ बना दिया जाए। ओके जी, आगे जो है रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन है, इसके पॉइंट भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इंडियन यूनियन कंप्रेसिंग ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स बनाई जाएंगी, सेंटर ऑफ डील बनाई जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको ना उर्दू में दिखा देता हूँ, उर्दू में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। ये कैबिनेट मिशन के जो हमने प्लान है वो पढ़े हैं, यहाँ से आप वीडियो को ख़ुद पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ से कैबिनेट मिशन की सिफारिशात हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि अभी हमने इंग्लिश में पढ़ने हैं। तो देखें, उर्दू में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आपकी वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा।
हिंदुस्तानी यूनियन जिसमें बरतानवी हिंदुस्तान और रियासतें शामिल हैं। इसके अलावा खारजा अमूर, दफ़ा, मसलहात, टैक्स लगाने से निपटने का मरकज़ जो होंगे। बाकी तमाम तर मज़ामीन के साथ हम काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ एक मुत्तफ़िका तौर पर या मकनना लिखा हुआ है यहाँ पर, और एग्जीक्यूटिव होगा जिसमें सूबों और रियासतों के नुमाइंदे होंगे। इसके अलावा जो छठा पॉइंट है वो यहाँ पर ये, अच्छा ये तीसरा ही चल रहा है यहाँ पर, चौथा पाँचवा कंटिन्यू है, यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से देख लीजिएगा। अगर दोनों बरादरियों के अक्सरियत मौजूद ना हो तो इसके हक़ में वोट डाले तो इज्तमाही अमूर के बाद में कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो है हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी बरादरी जो है अगर उसके हक़ में वोट डालते हैं तो उसके बारे में कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। यानी कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको खुल्लम खुल्ला ये इजाज़त है कि वो जिस पार्टी के साथ, जिस यूनाइटेड स्टेट के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। छठा पॉइंट देखें जी, सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास जो है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आप प्रीवियसली जो 12th क्लास की जो FSC की बुक है उसमें अंदर भी पढ़ चुके हैं कि सूबों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उसके अंदर बहार है, अरियासा है जिसे अरयसा भी कहा जाता है। सूबा सिंध को मुस्लिम अक्सरियती जो सूबे हैं उसके अंदर भी किया जाएगा, जिसके अंदर सूबा सरहद, बलोचिस्तान और सिंध वगैरह जो शामिल हैं, और सूबा सी के अंदर बंगाल और असम जैसे इलाकों को शामिल किया जाएगा। 7वां पॉइंट देखें, 10 साल के बाद इसकी मकनना का एक वोट से एक सूबे यूनियन के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेने के लिए पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है या ये निकला कि कोई ग्रोह या सूबा हिंदुस्तानी यूनियन छोड़ सकता है। वही बात है जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जितने भी पर्सन आम है या ख़ास है तो आपको ये खुल्लम खुला इजाज़त होगी कि आप जिस सूबे के साथ, जिस पार्टी के साथ, जिस मुल्क के साथ इल्हाक़ चाहते हैं आप वो इल्हाक़ कर सकते हैं। और इसके बाद 9वां पॉइंट देखें जी, अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। ये वो पॉइंट्स हैं मैंने आपको उर्दू में दिखा दिए, अब इन्हीं को इंग्लिश में देखते हैं, देख लें। अब आप इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं इंशाल्लाह। आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ये आपको नंबर देगी। आगे चलते हैं जी, लास्ट हमारे पास थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं। मुस्लिम लीग रिएक्शन, अब इस पर मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था। मुस्लिम लीग रिट्रेटेड इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब मुसलमान जो है वो दोबारा से पाकिस्तान, मुस्लिम लीग जो डिमांड है वो पाकिस्तान की कर रही थी। इट एक्सेप्टेड द प्लान फॉर 2 रीजन्स, बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन कंपल्सरी ग्रुपिंग एंड द रिस्क ऑफ आस्क फॉर रिव्यू। कांग्रेस रिएक्शन, यानी जो मुस्लिम लीग का जो रिएक्शन था वो यही था कि अब जो वो है वो यही कह रहे थे कि हमें बार बार कि हमें एक ऐसी सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हो। कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, कांग्रेस भी इस पर यही रिएक्शन कर रही थी कि वो क्रिटिकल ऑफ ग्रुपिंग एंड राइट एंड आस्क फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि जो ताल्लुकात हैं वो भी अपने अच्छे कर सकते हैं। इसके अंदर से कुछ नहीं आता, आप इसे बस अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट एक्शन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मुस्लिम लीग टाइमली कोरिसाइज या कोरिवाइव political strength brought the Congress on table with the British. The interim government was formed under Nehru जो है as September 2, 1946 and the Muslim League stayed away. They joined it on October 25, 1946. लियाकत अली खान इसके अंदर एज आ जो पार्टनर थे वो शामिल हुए। इसके अलावा सदर अबरारुल जो सरदार अबरारुल रब निश्तर थे। राजा गंजफर अली हैं। इसके अलावा जो 2 नाम है पढ़ लीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में क्या था जी, CA कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वॉज इलेक्टेड बाय द पॉलिटिकल या प्रोविंशियल असम्बलीज इन जुलाई 1946। और उसके अलावा मुस्लिम लीग वॉन ऑल द मुस्लिम सीट्स एक्सेप्ट 5 वाइल द कांग्रेस वॉन ऑल जनरल सीट्स एक्सेप्ट 9। अब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने इलेक्टेड किया था और इसके अंदर जुलाई 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने वॉन कर लिया था 5 सीटों को और टोटल सीटें यहाँ पर 9 थी। द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। ये MCQs 12 दफ़ा क्विज़ के अंदर पूछा गया है। अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो आप वहाँ से देख जो है वो उस पर अंडरलाइन कर लें। फिर लास्ट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। बाय द एंड ऑफ 1946 इट हैड बिकम क्लियर डैट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड इंडिया कुड नॉट बी फोर्स। जो 1946 है इसके एंड में क्या हुआ था, इन्होंने क्लियर कर दिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को उर्दू हैंडआउट्स में भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ 2 नाम छुट गए हैं, हम वो दोबारा से देख लेते हैं।
ओके, लास्ट नाम था हमारा JN मेंडल और जो सेकंड वन नाम था वो जंदरगर था। ठीक है, ये वो नाम है जो मैंने इंग्लिश में छुड़वा दिए थे, अब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। यहाँ से आप जो है वीडियो को स्टॉप करने के बाद उर्दू हैंडआउट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर जो है वो 12 था। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी जो है आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसको समराइज़ किया जाए तो इसके अंदर से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वही आ सकता है जो कि मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आ सकता। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दिया करें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तौर पर मिल सके। इंशाल्लाह हम आपको जो MCQs हैं मिड टर्म के, फाइनल टर्म के, वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। एज़ यूजुअल आपका जो VU सिस्टम है वो 80 to 90% पेपर पाक स्टडी का रिपीट होता रहता है, तो वहाँ से आपकी 80 to 90% पेपर रिपीट होगा जिससे आप अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।